हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि डीसी मशीन से है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन डील करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग मैनुअल स्टार्टर की बात करें जो कि डीसी मोटर में यूज़ किया जाता है, उस बेसिस पे आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जब भी आप डीसी मशीन पढ़ेंगे तो डीसी मशीन में दो टर्म आता है। एक तो आपका हो गया डीसी मोटर और दूसरा होता है आपका डीसी जनरेटर। तो जब भी आप मोटर पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्टार्टर पढ़ना ही होगा। और स्टार्टर की बात करें तो उसमें दो तरीके का स्टार्टर है। एक तो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया और दूसरा होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करें तो इसको हम लोग डीसी शंट मोटर में यूज़ करते हैं एज वेल एज कंपाउंड मोटर में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इस 3 पॉइंट स्टार्टर में एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट है जो कि अभी हम लोग समझेंगे। और इसके चलते हम लोगों ने एक और नया स्टार्टर बनाया जिसको बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो अभी सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर पे आते हैं। देखिए, ये आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है। अब स्टार्टर का जरूरत क्यों पड़ा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। अगर हम लोग ईबी की बात करें मोटर के केस में तो क्या होता है, ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आई ए का वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा, वी माइनस ई बी बटा आर ए। और अभी अगर एक और रिलेशन देखते हैं, ई बी बराबर क्या होता है, 5 ZNP बाय 60A। यहाँ से देखिए तो ई बी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के ऊपर, यानी एन को बढ़ाएंगे तो आपका ई बी भी बढ़ेगा। अब देखिए, मान लेते हैं हम लोग के पास कोई भी मोटर है, ठीक है, और संट मोटर ही ले लेते हैं। और अभी ये स्टैंड स्टील पे है, यानी अभी रुका हुआ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ई बी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एन आपका जीरो है। और अभी अगर हम लोग इस रिलेशन को देखें स्टार्टिंग कंडीशन में, आई ए बराबर क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय आर ए। यहाँ पे बैटरी जोड़ देते हैं हम लोग। मान लेते हैं बैटरी हम लोग का 200 वोल्ट का है। तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग कंडीशन में आपके आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज होगा, ये बैटरी का पूरा वोल्टेज आ जाएगा। और आर ए का बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है, पॉइंट में होता है। तो उसके चलते आपका जो आर्मेचर करंट होगा वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और इसके चलते आपका मोटर क्या होता है, डैमेज हो सकता है। या फिर आपका ये जो हम लोग का अदर एप्लियंस है, जैसे अगर हम लोग घर की बात करें, तो अगर आप एक ही बार में अपना दो हीटर जला लीजिए या फिर दो एसी ऑन कर लीजिए तो क्या होता है, वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होता है। तो उसके चलते आपका जो अदर एप्लियंस है उस पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप फिलामेंट लैंप जलाते हैं तो फिलामेंट लैंप में अगर ज़्यादा वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो तो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है ये आपका, ठीक है। और ये सब के चलते हम लोग को यहाँ पे स्टार्टर करनी, स्टार्टर का मेन काम है करंट को लिमिट करना। अब देखिए, अगर हम लोग स्टार्टिंग कंडीशन की बात करें, एन का कुछ स्पीड होगा, मान लेते हैं 1000 आरपीएम। तो 1000 आरपीएम के चलते हम लोगों को कुछ ना कुछ ईबी मिलेगा। और अब देखिए तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, आइए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस ई बी बटा आर ए। यहाँ पे अगेन लेते हैं, ई बी हम लोग का मान लेते हैं 200 वोल्ट है, सॉरी वी हम लोग का 200 वोल्ट है, ई बी मान लेते हैं हम लोग का कुछ वैल्यू आया 180 वोल्ट आया, डिवाइडेड बाय आर ए। तो देखिए तो ऊपर में कितना वोल्टेज बचा आपका, मात्र 20 वोल्ट, ठीक है। आर ए का वैल्यू कुछ होगा, यानी जब आपका मोटर रनिंग कंडीशन में होता है, फिर कहिए जब आपका ईबी आ जाता है मशीन के अंदर, तो यहाँ पे जो आई ए होता है इसका वैल्यू घट जाता है, ठीक है। लेकिन वही स्टार्टिंग कंडीशन में ईबी का तो वैल्यू जीरो है ना, तो उसके चलते आपका आई ए क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा। तो ये सबसे बचने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार्टर कैसे काम करता है, आप इसको समझते हैं। देखिए, ये आपका डीसी शंट मोटर है और इसके साथ हम लोगों ने इस तरीके से मैनुअल स्टार्टर लगा रखा है। मैनुअल स्टार्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हैंडल है आपका, ये आपका हैंडल है। ये हैंडल आपको हाथ से मैनुअली घुमाना होता है। और यहाँ पे देखिए तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R1 R2 R3 R4। हम लोग को क्या करना है, आइए बराबर V माइनस ई बी बटा आर ए, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग का था ई बी जीरो, यानी आई ए बराबर क्या रिलेशन होगा, वी डिवाइडेड बाय आर ए, ठीक है। तो इस करंट को हम लोग को लिमिट करना, तो इस करंट को लिमिट करना सीधी सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस हमेशा करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अभी आप इमेजिन कीजिए, देखिए ये हैंडल आपका, यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। यानी स्प्रिंग जो है इसको हमेशा इस तरह से खींच करके रखेगा इस डायरेक्शन में। अब हम लोग यहाँ से सीधे सीधे बैटरी लगा रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम लोगों ने बैटरी लगाया तो सबसे पहले करंट कहाँ जाएगा, इस सोलेनॉइड में जाएगा, आप कह सकते हैं
ठीक है। और जब भी सोलेनॉइड में करंट जाता है तो क्या होगा, मैग्नेट बनेगा। तो अभी हम लोग इस पे बाद में आएंगे। और ये करंट फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से होकर के, ये हैंडल आपका क्या है, एक तरीके से मेटल का बना होता है, तो सीधे हैंडल, अभी आप इमेजिन कीजिए वन वाला जो है पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है, नहीं आपको मैनुअली अभी क्या है, ऑफ कंडीशन है। क्यों, क्योंकि वन से ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। अभी आप इमेजिन कीजिए इसको हम लोगों ने यहाँ से उठा करके वन पे चिपका दिया, तो देखिए तो इस पॉइंट पे इधर से जो भी करंट आ रहा है, मान लेते तो आई एम्पियर करंट जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जैसे ही टच करेगा तो करंट दो पार्ट में टूटेगा। एक तो आपका इधर चला जाएगा, ये आई ए में जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे कहाँ जा रहा है, आई ए को जोड़ रहा है। और दूसरा जो करंट होगा ये आपका आई एफ में जाएगा, यानी ऊपर से देखिए तो फील्ड करंट बजाएगा, देख रहे हैं। और ये जो फील्ड करंट में करंट आएगा आई एफ, तो यहाँ पे भी एक तरीके से सोलेनॉइड है, तो ये भी आपका मैग्नेट बनेगा। इस तरीके से घूम करके फिर आपका करंट यहाँ पे जाएगा और आपका ये मोटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। देखिए अभी फिर से यहाँ पे आते हैं, इस पोजीशन पे हम लोग का करंट आया आई एम्पियर। अभी आई जो है इधर बहुत ही स्मॉल जाएगा एक तरीके से, क्यों, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। ठीक है। तो आई का जो वैल्यू होगा बहुत ही स्मॉल होगा। लेकिन वही फील्ड की बात करें तो फील्ड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि इस सर्किट को देखिए ना, इधर से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे। अब ये सोलेनॉइड है तो सीधी सी बात है, अगर आप ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग बनाए तो ट्रांसफार्मर में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है ना, जिसको हम लोग R1 बोलते हैं। या फिर जब भी आप डीसी मशीन बनाते हैं तो डीसी मशीन का आर्मेचर हो गया, ब्रश हो गया, तो यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, आर ए, समझ रहे हैं। क्योंकि वाइंडिंग के चलते जो तार लपेट रहा है उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाना होगा। तो सीधी सी बात है, एक तरीके कॉइल है यहाँ पे तो उसका रेजिस्टेंस होगा, फील्ड में भी कॉइल है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये तो हम लोग का शॉर्टेड पाथ है ना, तो पूरा का पूरा करंट इधर आना चाहिए, नहीं, ये शॉर्टेड पाथ नहीं है हम लोग का। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग के चलते। ठीक है। तो आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में जब आपका ये हैंडल इस वन पोजीशन पे चिपकेगा तो पूरा का पूरा करंट जो है हम लोग का इस फील्ड में जाएगा। और मैंने आपको बताया था जो आपका संट मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टेड मोटर होता है, फिर ये सेल्फ एक्साइटेड मोटर होता है। ठीक है। तो हम लोग सीधी सी बात है स्टार्टिंग में पूरा का पूरा करंट कहाँ भेजेंगे, अपने फील्ड वाइंडिंग में भेजेंगे, ताकि यहाँ पे जो फ्लक्स है ये स्ट्रांग हो सके। क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होगा। और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जो फ्लक्स होता है कितना होता है, 2 से 5% होता है, फिर 3 से 5% ही होता है। ठीक है। तो पूरा का पूरा करंट यहाँ पे जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, और ऐसा करने से क्या हुआ, हम लोग का आई ए जो है लिमिट हो गया ना, स्टार्टिंग में आपका करंट जो है बहुत ही स्मॉल होगा। अब क्या करते हैं, इस हैंडल को वन से घुमा करके टू पे ले जाएंगे, यानी ये जो रेजिस्टेंस था R1 ये अब एक तरीके से इस सर्किट से हट चुका है। फिर R3 पे लेके जाएंगे, फिर R4 पे लेके जाएंगे, फिर R4, धीरे धीरे आपको मैनुअली मूव करना। अब देखिए मान लेते हैं हम लोग का ये पांचवा पोजीशन पे है, तो पांचवा पोजीशन पे क्या हो गया, रन पोजीशन पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा करंट कहाँ जाएगा, इस आर्मेचर में जाएगा। सीधी सी बात है, लोड जब लगाएंगे, क्योंकि रनिंग कंडीशन तो सीधी बात है फुल लोड लेकर के चलेगा ना, तो उस समय हम लोग को करंट फुल चाहिए। देखिए अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो हैंडल है ये इस रनिंग कंडीशन पे आ चुका है, यानी ये जो पीछे का इतना सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ था ये अब सर्किट में नहीं है, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है। तो अभी इस हैंडल को यहाँ पे एक तरीके से रखना होगा हम लोग को परमानेंटली, तभी तो मोटर आपका एक तरीके से स्टार्टेड रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसको ऐसे पकड़ के रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का सहारा लेते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका सोलेनॉइड, ये कोई ऐसे ही नहीं बनाया गया है। ठीक है। सीधी सी बात है, इसके अंदर फील्ड करंट आ रहा है, तो फील्ड करंट के चलते यहाँ पे मैग्नेट बन रहा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक तरीके से मैंने बताया कंडक्टिंग होता है, यानी लोहे का टुकड़ा है, तो उसको क्या करेगा, अपने अंदर चिपका करके रखेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा स्प्रिंग क्या करेगा, जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये तो स्प्रिंग एक तरीके से घिंचा करके ऐसे लगा होगा ना, समझ रहे हैं, ये कहीं फिक्स होगा। तो एक इधर का स्प्रिंग लगा रहा होगा फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इधर लगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के चलते जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, यानी फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ स्प्रिंग, तभी तो यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। अब देखिए डीसी मोटर आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, वेरिएबल स्पीड के लिए। तो सीधी सी बात है, इस मोटर को हम लोग वेरिएबल स्पीड पे परफॉर्म करेंगे। मान लेते हैं हम लोग को स्पीड को बढ़ाना है, तो आपको पता है एन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/5 पे। तो यहाँ पे आपको एन को बढ़ाना है, तो सीधी सी बात है फ्लक्स को कम करना हो, फ्लक्स को कम करना हो, तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या करना हो, हम लोग को रेजिस्टेंस लगाना होगा, तभी तो आई एफ आपका ऑटोमेटिक लिमिट होगा। और आई एफ अगर आपका कम होता तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो मैग्नेट बन रहा होगा,
वो आपका क्या हो जाएगा, पहले से वीक हो जाएगा। और पहले से वीक हो गया तो सीधी सी बात है ये हैंडल छूटने का चांसेस यहाँ पे बना हुआ रहता है। और एक बार अगर हैंडल छूट गया तो बार बार क्या होगा, आपका स्टार्ट मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट होता है। और किस तरीके से काम करता है मैंने आपको समझाया। अभी हम लोग इसका बात करते हैं। OLC का इसका मतलब होता है ओवरलोड कॉइल, या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं हमेशा। ये कैसे काम करेगा समझिए। देखिए, यहाँ से हम लोग का मेन करंट जा रहा है क्योंकि यही एक रास्ता है, तो सीधी सी बात है यही करंट इस कॉइल के अंदर से भी होकर के जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैग्नेट बन रहा होगा हमेशा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी मैग्नेट यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा है किस पे डिपेंड करेगा, इस करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि जब ये मोटर रेटेड लोड लेकर के चल रहा था, तो रेटेड लोड लेके चला था उस समय करंट मान लेते हैं 10 एम्पियर ले रहा था, ठीक है। 10 एम्पियर के चलते यहाँ पे कुछ मैग्नेट बन रहा होगा, समझ रहे हैं। अब मान लेते हैं मोटर थोड़ा सा ओवरलोडेड हो गया। ओवरलोडेड मतलब कुछ ज़्यादा हम लोगों ने एक्स्ट्रा लोड लगा दिया। सीधी सी बात है लोड बढ़ा तो इसको टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो सीधी सी बात है आपको पता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए इंटू फाई। और ये संट मोटर है तो सीधी सी बात है फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है, नहीं यहाँ से आपका करंट क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ से अगर बढ़ रहा है करंट तो सीधी बात है जो मैग्नेट बन रहा होगा पहले से स्ट्रांग बन रहा होगा। और पहले से स्ट्रांग बन रहा हो तो देखिए प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर क्या होगा ऑटोमेटिक इसमें चिपक जाएगा, लोहे का टुकड़ा होगा उसको खींच लेगा अपने अंदर। तो जैसे ही खींचेगा तो देखिए तो जैसे चिपकेगा तो क्या होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, दोनों शॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही शॉर्ट हुआ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा न्यू पेज में आता है। ये आपका ए जो है शॉर्ट कर गया है, ठीक है। अब जैसे ही शॉर्ट हुआ तो अब देखिए फील्ड वाइंडिंग पे आता है। फील्ड वाइंडिंग में करंट किधर से जा रहा है, हमेशा इधर से जा रहा है। और आप ये हमेशा दिमाग में रखिए कि जैसे ही ये स्टार्टर यहाँ पे आता है हैंडल तो ये रेजिस्टेंस हट जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम लोग का यहाँ से कट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो पूरा का पूरा करंट इधर से आ रहा होगा फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। अब देखिए तो आपको पता है हमेशा जो करंट है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो अभी मैंने बताया ये सोलेनॉइड है तो इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस में लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो करंट आ रहा है ऊपर से IF ये क्या होगा, उधर ना जा करके यहीं से आ जाएगा, यहाँ से होकर के, कि ये रास्ता कंप्लीट हो गया है, यहाँ से होकर के ये वापस चला जाएगा, समझ रहे हैं, फील्ड में होकर के। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सोलेनॉइड है ये इसके अंदर करंट जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि करंट इधर से आ नहीं रहा है ना, शॉर्टेड पाथ मिल गया इसको। तो यहाँ पे करंट जीरो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जीरो तो ये हैंडल क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ से छूट जाएगा, स्प्रिंग इसको ऑटोमेटिक इधर खींच लेगा, ठीक है, यानी ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके चलते मोटर जो है ओवरलोड से बच जाएगा, क्योंकि ओवरलोड जब भी होता है तो करंट आपका बढ़ जाता है। करंट आपका बढ़ गया तो सीधी सी बात है आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग क्या हो, तो वाइंडिंग के चलते यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है तो सीधी सी बात है इसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉस होगा। अब करंट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा वो पहले से ज़्यादा होगा, यानी हीटिंग ज़्यादा होगा। अब हीटिंग ज़्यादा, सीधी सी बात है अगर मोटर को ज़्यादा देर के लिए चला देते हैं तो मोटर को गर्म होकर के कॉइल का जो इंसुलेशन है फेल हो जाएगा और ये मोटर आपका जल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे OLC एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए ये रिले यूज़ करते हैं, रिले बोल सकते हैं फिर कॉइल बोल सकते हैं, आपको बस समझने से मतलब है। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि जब भी हम लोग अपने स्पीड को वैरी करना चाहते हैं तो उस बेसिस पे फ्लक्स को आपको वैरी करना होगा, और फ्लक्स को वैरी करना हो तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था वो कमजोर हो सकता है, ठीक है। इसके चलते हैंडल छूटने का चांस हो, इसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर एक तरीके से डिजाइन किया है। तो उसको हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को डील करते हैं और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर में क्या होता है। अभी देखा आपने ओवरलोड रिले जो होता है हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। देखिए ये है ना सीरीज में, यहाँ से जो करंट आ रहा है ये यही तो इसी में सीरीज का मतलब क्या, करंट हर जगह सेम होगा तो इसमें करंट तो सेम ही जा रहा है तो हमेशा सीरीज में होगा। और ये वाला जो है किस में है, शंट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट हो दो पार्ट में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, करंट एक इधर चला जा रहा है और एक इधर चला जा रहा है, तो ये हमेशा शंट में होता है। आई होप कि आपको ये हमेशा याद रहेगा, इसका ए हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि एक DC मोटर है और ये कॉन्सेप्ट हर एक मोटर के लिए एक तरह सुटेबल है, चाहे DC मोटर हो या फिर AC मोटर हो। और यहाँ पे बोल रहा है वोल्टेज अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो कौन सा इसमें से डाटा जो है कमेगा, तो इसको समझते हैं। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मोटर है, ये आपका मोटर है, इसका शाफ्ट हो गया और इधर से हम लोग इनपुट दे रहे हैं इसमें। मोटर का मतलब क्या, इसके शाफ्ट को घुमाना है हम लोग को कैसे भी। तो हम लोग इसको दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल पावर दे करके या फिर मैकेनिकल पावर दे। मैकेनिकल पावर मतलब क्या, आप अपने हाथ से इस शाफ्ट को पकड़ के घुमाइएगा तो घूमेगा, समझ रहे हैं।
तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर दे करके इसको घुमाना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पावर का बात आ रहा है ना बार बार, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई। ठीक है, इमेजिन कीजिए, केस मान लेते हैं यहाँ पे, V अभी आपका 200 वोल्ट है, I आपका 10 एम्पियर है। तो अभी इस मोटर में पावर कितना होगा, वी आई कितना हो जाएगा, 200 गुना 10 यानी 2000 वाट। आप यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं कि इस मोटर को रेटेड वैल्यू पे चलने के लिए 2000 वाट चाहिए। ठीक है, अब हम लोग केस लेते हैं, मान लेते हैं आपका जो घर है, आपने घर का 10 एसी अचानक से स्टार्ट कर दिया या फिर 10 हीटर एक ही साथ स्टार्ट कर दिया, तो सीधी बात है कि घर का जो वोल्टेज होगा वो थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा। तो इमेजिन करते हैं वोल्टेज हम लोग का पहले से कम हो गया है, मान लेते हैं अभी आपका यहाँ पे 180 वोल्ट हो गया है। तो सीधी सी बात है, मोटर को चलने के लिए तो इतना पावर चाहिए ना, तो अगर अभी आप इस मोटर को, यानी इसी मोटर को इस वोल्टेज पे चलाएंगे तो क्या होगा, पावर इक्वल टू वी आई लिखेंगे। वोल्टेज आपका अभी घर का 180 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है करंट यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इस मोटर को भाई हमेशा इतना वाट का पावर चाहिए ना, समझ रहे हैं। तो जिस रेशियो से आपका वोल्टेज कम हो रहा है उसी रेशियो से आपके करंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, करंट कितना बढ़ेगा, तो 2000 आपको पता है कि 2000 चाहिए, तो 2000 इधर लिख दीजिए और आई का वैल्यू आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 180 जो भी होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे करंट पुट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप वोल्टेज को घटाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका करंट क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमेशा इतना पावर चाहिए लेकर के चलने के लिए लोड को। तो अभी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका करंट ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। अब करंट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, कोई भी मोटर, तो मोटर के अंदर वाइंडिंग किया हुआ है, वाइंडिंग किया हुआ तो सीधी बात इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस सीधी बात इसके अंदर करंट आ रहा होगा, करंट आ रहा सीधी बात है इसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा होगा, यानी हीटिंग हो रहा होगा। अब देखिए, तो पहले के मुकाबले पहले कितना था, 10 एम्पियर ले रहा था करंट, लेकिन इस सिचुएशन में जैसे वोल्टेज लो पे चला रहे हैं तो इस समय पहले से ज़्यादा करंट ले रहा हूँ, मान लेते अभी आपका ये 15 एम्पियर का करंट है, सीधी सी बात 15 एम्पियर करंट के चलते जो हीटिंग होगा पहले से ज़्यादा होगा, और ये हीटिंग क्या करेगा, आपके इस वाइंडिंग के इंसुलेशन को फेल कर सकता है, और अगर आपने मोटर को ज़्यादा देर तक के लिए चला दिया तो मोटर आपका जल जाएगा। इसलिए आपका जो घर का समरसेबल होता है और आपके घर का अगर लो वोल्टेज है तो हमेशा बोला जाता है कि लो वोल्टेज है मोटर नहीं चलाओ नहीं तो जल जाएगा। तो उसके पीछे ये आपका टेक्निकल रीज़न होता है। अब देखें, यही सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया, बोल रहा है कि हम लोग का जो वोल्टेज है डीसी मोटर के लिए वो बढ़ा दिया गया है। तो यहीं से कोरिलेट कीजिए, पावर इक्वल टू वी आई, ये जो भी मोटर है उसके लिए हम लोग का कोई पावर होगा, मान लेते हैं अगेन इसी पे बैठा देते हैं, 2000 चाहिए होगा हम लोग को, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया तो सीधी सी बात है आपका करंट क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा, यानी जो आपका फुल लोड करंट होगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, और इस बेसिस पे आप किसी भी मोटर को कोरिलेट कर सकते हैं, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी हो। अब देखें, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है स्टार्टिंग टॉर्क क्यों नहीं हुआ या फिर ऑपरेटिंग स्पीड क्यों नहीं हुआ। देखिए, अभी आपको इस बेसिस पे समझ में आ गया कि वोल्टेज घटता है तो ऑटोमेटिक करंट आपका बढ़ जाता है। अगर हम लोग इस ऑप्शन को देखें, अगर आप प्रैक्टिकल मोटर पे अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस हिसाब से तो आपका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए के ऊपर। ठीक है, और फ्लक्स के ऊपर। अभी अगर हम लोग शंट मोटर यहाँ पे ले लें तो शंट मोटर में देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे बैटरी जोड़ दूँ, आपको पता है यहाँ से जो मेन करंट जा रहा है वो तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जिस हिसाब से घट रहा है फिर बढ़ रहा है उस हिसाब से अपने आपको एडजस्ट कर रहा होगा, तो वही करंट आगे जाके टूट रहा होगा ना, नहीं करंट तो आपका पहले जितना ही जा रहा है ना। तो करंट जब आपका कांस्टेंट है तो टॉर्क भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और वही अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड किस पे डिपेंड होता है, जैसे अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इन्वर्सली पर एन के ऊपर। ठीक है, तो फील्ड के अंदर भी तो क्योंकि यहीं पे करंट जो है आपका जो मेन करंट है यही तो आपका कांस्टेंट रह रहा है ना, इस हिसाब से। तो आपका सीधी सी बात है जो फ्लक्स बने अभी कांस्टेंट होता है, स्पीड भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप इस बुक के साथ एडजस्ट होना चाहते हैं तो इसका आंसर सी सही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर आप छोटा सा ही मोटर ले लेते हैं डीसी मोटर और आप कोई नया बैटरी खरीद के लाइए
नया बैटरी सीधी सी बात है इसका जो वोल्टेज होगा ये ज़्यादा होगा, और कोई एक पुराना बैटरी रिमोट ये सब का निकाल के अगर इसको चलाते हैं तो सीधी सी बात है इसका स्पीड भी कम हो जाता है, और जो लोड लगाइएगा इसके ऊपर जो भी आप थोड़ा सा ब्लेड लगा दीजिए या फिर जो स्केल होता है उसको यहाँ पे घुसा दीजिए उसको गर्म करके, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है रियल लाइफ के सिचुएशन से, ठीक है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन डालता है एग्जाम में, तो जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर की में भी आंसर सी ही देगा, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से याद कर लीजिए, लेकिन रियल लाइफ में इसका डी होना चाहिए आंसर। अभी हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं फोर पॉइंट स्टार्टर में। फोर पॉइंट स्टार्टर क्या एडवांटेज है और इसको हम लोगों ने क्यों बनाया। अभी अगर हम लोग इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखें तो पहले क्या था, ये पहले इस सर्किट को आते हैं फिर से। देखिए ये आपका थ्री पॉइंट स्टार्टर है, थ्री पॉइंट स्टार्टर में देखिए तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ से जुड़ा हुआ है, फील्ड से जो तार आ रहा है इसके साथ जुड़ा हुआ है, और सीधे फिर ये सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे। लेकिन अभी इसमें देखिए ये बस कनेक्शन ही इसको एक तरीके से यूनिक बना देता है। यहाँ पे देखिए फील्ड से जो करंट आ रहा है सीधी सी बात यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दो पार्ट में टूट जाएगा, एक इधर चला जाएगा करंट और कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा आपका करंट का। इसका मतलब आई एफ में जो करंट आ रहा होगा यहाँ पे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से इधर चला जाएगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट जा रहा होगा ये आपका क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे जो करंट आ रहा है देख रहे हैं, ये एक तरीके से फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। फील्ड में आप कुछ भी एडजस्ट कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप फ्लक्स को घटाते हैं एन को बढ़ाने के लिए, तो सीधी सी बात है आपका आई एफ क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है, ये डाउन हो जाएगा। तो जब ये डाउन हो रहा है तो पूरा का पूरा करंट बाकी हिस्सा किधर जा रहा होगा, इधर भाग रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, बस ये कनेक्शन ही इसको यूनिक बना देता है। यहाँ से जो भी करंट हमारा 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, 10 एम्पीयर मान लेते हैं, 2 एम्पीयर हमारा फील्ड में चला गया, 8 एम्पीयर कहाँ जा रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जा रहा होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना भी स्ट्रांग बने हम लोग क्या मतलब, हम लोग तो बस इसको हैंडल होल्ड करके रखना है ना, समझे। तो फ्लक्स को आप एडजस्ट करेंगे तो सीधी बात है इसको एडजस्ट करना, इसको एडजस्ट कर मान लेते हैं अभी 2 एम्पीयर था, मान लेते अभी इधर आपको 1 एम्पीयर चाहिए, तो बाकी का जो 9 एम्पीयर इधर चला जाएगा ना। तो ये आपका पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो सीधी बात इसको पकड़ कर यानी हैंडल छूटने का चांसेस जो होता है यहाँ पे कभी भी नहीं आता है। और बाकी ये जो है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया इस सीरीज में, जब भी आपका ओवरलोड होगा यहाँ पे उस बेसिस पे ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, स्प्लंजर को खींच लेगा, और खींचेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होगा तो सीधी सी बात है देखिए फिर से पूरा का पूरा करंट यहीं से होकर के चला जाएगा, यानी फील्ड करंट में आई मीन ये जो मैग्नेट है इसके अंदर करंट जीरो तो हैंडल छूट जाएगा आपका। मे बी गाइज आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।